Hello dosto. Now continuing from previous video, we have completed the Bahadur Shah 2 in previous video. Now we gonna compile the causes why the declining of Mughal Empire, the causes of the declining of Mughal Empire in this video. Let's start. Now first reason is Aurangzeb's religious and Deccan policy, in which we can see the Aurangzeb religious policy where the abolished jizya was abolished by Akbar in 1564, but Aurangzeb reinforced the jizya in 1679, and the ban of new temples, all the temples which built from Akbar times, उसे बैन कर दिया गया, जैसे कि काशी विश्वनाथ एंड केशव राय टेम्पल, जिसे डिमोलिश किया गया, डिस्क्रिएट करने की कोशिश की गई। और कई टेम्पल जो राजपूत रीजन में थे उन्हें मतलब डिमोलिश करने की मतलब तहस नहस करने की कोशिश की गई। और सिख के 9th गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर थे उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया औरंगजेब के रिलीजियस पॉलिसी के अंदर। और औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसी जो कि थी, जिसमें मतलब देखनी सुल्तान जो थे दो, जो कि बीजापुर के और गोलकोंडा के थे। इसमें ये था कि वो बीजापुर के और गोलकोंडा के जो दोनों के थे वो सिया मतलब थे, और जो मुगल्स थे, जो औरंगजेब था वो सुन्नी था। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी जायज़ है, जिसके कारण लड़ाई में उन्होंने सिया दोनों बीजापुर और गोलकोंडा दोनों को मतलब एग्जीक्यूट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया गेम से। तो इसका मतलब वो रीज़न भी मुगल्स के अंदर आ गई। अब मुगल्स के अंदर आने के बाद ये हुआ कि वो खतरा ये बन गया कि वो डायरेक्ट नेबर मतलब उनके डायरेक्ट नेबर आ गए मराठास। मराठास उनके डायरेक्ट नेबर हो गए, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था उन सब के लिए। ठीक है। और अब दूसरा कारण है एब्सेंस ऑफ अ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। इसमें मतलब एक तरह से एब्सेंस ये था कि ऐसे पहले जब भी होता था तो हेरिडेटरी सक्सेशन होता था, जिस जो कि लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर भी बोलते हैं, जिसमें कि उसका बेटा जो एल्डेस्ट सन होगा उसका वो बनेगा राजा, उसे गद्दी मिल जाएगी। लेकिन जब औरंगजेब के मारने के बाद वैसा नहीं हुआ, लड़ाइयाँ चालू होने लग गई, वार ऑफ सक्सेशन हुआ, जो जीतेगा वही बनेगा, कोई बड़ा बन रहा है कोई छोटा बन रहा है। तो उस कारण से एक तरह से सक्सेशन वार वार सक्सेशन के लिए अब वार होना चालू हो गया। ये मेन कारण हो गया। मेन कारण औरंगजेब से ही चालू होता है वैसे तो। और उसके बाद तीसरा कारण हम जान सकते हैं वीक सक्सेसर्स आने लगे आफ्टर दी डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि एक स्ट्रांग आदमी था वो। उसके मरने के बाद जो भी है सब वीक ही है, जो कि एक तरह से मुगल्स की जो नोबिलिटी थी उसको घटाए। जो सेंट्रलाइज्ड मुगल की जो एम्पायर थी, उसकी जो पावर थी, मुगल एम्पायर की जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी। और उसको लेकिन जो वीक सक्सेसर्स जो आने लगे, उन्होंने इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ मुगल पॉलिटी या मुगल्स के पावर को उन्होंने मतलब बचा नहीं पाए, वो सेव नहीं कर पाए, और जिसके कारण एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में इनफिशिएंसी आई, और जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट के डिमांड भी चालू हो गए, और बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन भी गए बहुत सारे। फिर डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी, फोर्थ रीजन डी जनरेशन ऑफ द नोबिलिटी, जो एक फैक्शनलिज्म है और कॉन्स्पिरेसी जो ऑकर्ड होती थी मुगल्स कोर्ट में, जिसके कारण कई कई की मृत्यु करवा दी गई, कई को कंट्रोल किया गया, जैसे कि वीक रूलर्स को कंट्रोल किया गया नोबल्स के द्वारा, जो कि वो एक तरह से वो नोबल्स जो थे वो चलाने लगे थे। मतलब उनके हाथ में पावर आ गई थी, वो कंट्रोल कर रहे थे एम्पायर को। और दूसरा जो सेक्टरल इंटरेस्ट था, राइवलरीज थी, जैसे कि निज़ाम बिटवीन निज़ाम उल मुल्क और शादत खान, जो कि कॉम्प्रोमाइज इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर अलोइंग नादिर शाह टू टेक अवे ह्यूज वेल्थ। जैसे कि एक सेक्टोरल इंटरेस्ट, अब सब आदमी का अपना अपना इंटरेस्ट बन गया हुआ था। जैसे कि निज़ाम उल मुल्क का अपना इंटरेस्ट था, सादत खान का अपना इंटरेस्ट था, दोनों अपने बीच में फाइट कर रहे हैं, जिसके कारण नादिर शाह ने वो
इन्वेड किया इंडिया को और वो बचा नहीं पाया, और जिसके कारण वो ह्यूज वेल्थ इंडिया से लूट के ले गया। फिफ्थ रीज़न है शिफ्टिंग लॉयल्टीज ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स भी एक तरह से बहुत बड़े मतलब कारण बने मुगल्स के, जैसे कि पहले जमींदार जो थे वो हर टाइम के मीडिएवल पीरियड में भी वो मतलब एंजॉय करते थे एक तरह का सर्टेन राइट, या फिर आप प्रिविलेज बोल लीजिए। एक मतलब वो ट्रेडिशनली चलते आ रहा था, जिसमें वो एक तरह से कलेक्ट करते थे टैक्स, लैंड रेवेन्यूज उनके हाथ में जाता था। लेकिन जब डिसेंट्रलाइज हुआ मुगल एम्पायर, जैसे कि वीक रूलर्स के आने के बाद, जो कई सारे जैसे कि नियम भी लाए गए, औरंगज़ेब के जजिया ये सब लागू किया गया, जिसके कारण उन्हें भी बहुत सारी नुकसानें हुई। और जो लॉयल्टीज़, जो ज़मींदार की जो लॉयल्टीज़ थी, हाँ मुग़ल सही काम कर रहे, हमारे इनकम हो रहे, वो चेंज हो गया, वो परसेप्शन चेंज हो गई। और जो कि अब ज़मींदार्स भी खिलाफ हो गए थे, जिसके कारण एक बहुत बड़ा रीज़न भी बन सकता है कि हाँ ये डिक्लाइनिंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर। फिर है एक्सटर्नल इन्वेजन हम लोग जानते ही हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार इन्वेड किया, जिसके कारण फ्रीक्वेंट वार्स हुई डेक्कन में। और मराठा ने भी रेड किया कितनी बार दिल्ली में, मराठा ने भी रेड किया दिल्ली में नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के साथ। साथ नहीं, मतलब अहमद शाह ने भी रेड किया, इन्वेड किया, नादिर शाह ने भी इन्वेड किया और मराठास ने रेड किया, जिसके कारण एक तरह से जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी और रेवेन्यू जो आती थी उनकी इकोनॉमिक, उसको एक तरह से चोट पहुंची। फिर फिर है जागीरदारी क्राइसिस, सेवेंथ पॉइंट, जो कि जागीरदारी क्राइसिस एक तरह के इकोनॉमिक हिस्टोरियंस ऑफ मुगल इंडिया डिबेट्स ओवर द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द मुगल एम्पायर इज लार्ज फेस। जो इसमें जो है जागीरदारी क्राइसिस में, मतलब वो इकोनॉमिक हिस्टोरियंस जो थे मुगल इंडिया के टाइम में, वो डिबेट करते थे एक फाइनेंशियल कंडीशन में। जो मुगल एम्पायर वाज फेसिंग क्राइसिस इन द मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, instability in the Mughal economy, the paucity of fertile जागीर्स led to the जागीरदारी क्राइसिस। जो मनसबदारी और जागीरदारी सिस्टम थी, वो एक तरह से इंस्टेबिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही थी मुग़ल इकनॉमी के लिए। जो मतलब एक तरह से जो एक्स्ट्रा टैक्स, द पॉसिसिटी ऑफ फर्टाइल जागीर्स लेड टू दी जागीर, जो कि एक जागीरदारी क्राइसिस को, मतलब जागीरदारी क्राइसिस की तरफ जा रहे थे। फिर है 8 है सोशियो इकोनॉमिक डिक्लाइन। 18th सेंचुरी में इंडिया ने एक्सपीरियंस किया था एक सोशियो इकोनॉमिक डिक्लाइन को, जिसमें कि प्रोग्रेस नहीं हुआ ज़्यादा कल्चर रिल्म के तरफ। एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा था, स्टैग्नेशन था इकोनॉमी में। जो एग्रेरियन क्राइसिस आया उसके कारण जो रूरल इकोनॉमी थी वो भी पूरी तहस नहस हो चुकी थी। ऑन द अदर हैंड जो ट्रेड और कॉमर्स जो डिक्लाइन कर रहा था, जो कि मतलब एक तरह से पूरा सब चीज़ डाउन थी, उस मुगल एम्पायर डाउन था, पूरा सब चीज़ डाउन, ट्रेड डाउन, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ गई, एग्रीकल्चर डूब रही है। उसके कारण मुगल्स की जो रेवेन्यू भी थी वो भी डूब गई। और एडवेंट, फिर है नौवा, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस का आना। यूरोपियंस ने मतलब इंडिया के तरफ जब मोड़े, तब उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई, मिलिट्री माइट लाई और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज के साथ, मतलब उन्होंने एक तरह से मुगल्स को हटा दिया उनके ऑथोरिटी से, थ्रू सर्टेन वार्स, थ्रू सर्टेन पॉलिसीज, थ्रू सर्टेन what you can say game, certain type of tactics the Europeans applied, which actually declines the positions of Mughal Empire in India. Or last one is the emergence of regional states. Now there's a after the weak successors comes there is a demanding of the independent state like Bengal, Awadh, Hyderabad is coming up, and they want to become an autonomous states and decentralized from the Mughal Empire, which actually which declined the Mughal Empire. Now meanwhile the warrior group like Marathas and Sikhs pose, जो कि एक बहुत बड़ा डेंजर पोज करते थे वो मुग़ल एम्पायर को,
जो मुग़ल एम्पायर को, जो कि वो भी एक उनके समय में रीजनल स्टेट्स के तौर पे उभर रहे थे, जैसे कि जैसे कि मराठास में जो शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज को, उसे उन्हें शिवाजी महाराज को भी कैप्चर कर लिया गया था, संभाजी महाराज को भी कैप्चर कर लिया गया था, और संभाजी महाराज को मतलब मार दिया गया था, जो जिसके कारण मराठास जो बहुत अगेंस्ट हो चुके थे मुगल्स के। जो शिवाजी महाराज का ग्रैंडसन था साहू जी महाराज, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तब उन्हें छोड़ दिया गया था साहू जी महाराज को। और ये मतलब ये उन्हें अगेंस्ट कर दिया, मतलब मराठास को अगेंस्ट कर दिया मुगल के तरफ, क्योंकि उन्होंने अरेस्ट किया, उन्होंने मराठास के पीपल्स को अरेस्ट किया, उनके शिवाजी महाराज के बेटे को मार दिया इसके कारण। और जो सिख भी अपोज किए, ग्रेट मतलब एक तरह से पोज किए ग्रेट डेंजर, क्योंकि उनके 9th गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था, मतलब एक तरह से उनके खिलाफ कर दिया था उनको। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।